नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बताएंगे आपको दिन भर की आज की बड़ी खबरें। कल कश्मीर को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, महाभगोड़ों पर किस तरह से बड़ा शिकंजा कसा है ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने। इसके साथ साथ दिन भर की बड़ी खबरें, चीनी जासूस के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या भगोड़ों से 18,000 करोड़ की वसूली कर केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल पेश की है? इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार। और आज शो में सबसे पहले बात भगोड़ों की, जिन्होंने देश से गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के मासूम लोगों को लूटा, जो इस देश का पैसा लूटकर भाग गए। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने और मोदी सरकार ने कार्रवाई की बड़ी मिसाल पेश करते हुए इन भगोड़ों से अब तक 80% से ज्यादा रकम की वसूली कर ली है। इस बात की जानकारी खुद आज ईडी ने दी। घोटालेबाजों और भगोड़ों पर अब मोदी सरकार का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। अरबों रुपए के घोटाले में भगोड़े आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को प्रवर्तन निदेशालय ने आज बड़ा झटका दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी ने अब तक बैंकों को हुए नुकसान का 80% से ज्यादा रिकवर कर लिया है। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी बैंकों और केंद्र को उनका हिस्सा भी ट्रांसफर कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर जानकारी दी, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में पीएमएलए के तहत 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, जो बैंकों को हुए कुल नुकसान के 80% रकम के बराबर है, जिसका एक हिस्सा बैंकों और सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है। 9,371 करोड़ रुपए के एसेट्स बैंकों और केंद्र सरकार को लौटाए गए हैं। भगोड़ों पर अब ईडी का शिकंजा कस चुका है। आपको बता दें, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं भगोड़े नीरव मोदी को आज प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। प्रत्यर्पण की रोक वाली याचिका को ब्रिटेन की अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भगोड़े नीरव मोदी को भी जल्द भारत लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के गोरख धंधे का रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया। अब खबर मिल रही है कि इस गोरख धंधे की तार 14 से ज्यादा राज्यों में फैली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। मौलाना उमर गौतम का ये कबूलनामा, ये सबूत गवाही दे रहा है कि देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल कितनी आसानी से खेला जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में मौलाना उमर गौतम अपनी उस साजिश को बता रहा है, जो जबरन एक धर्म, एक मजहब पर थोपा जाता है। लालच की आग में झोंककर लोगों को उसकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये खौफनाक खेल के शातिर खिलाड़ी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों से ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। धर्मांतरण के खेल का ये मास्टरमाइंड अब एटीएस के शिकंजे में है। सूत्रों की माने तो विदेश फंडिंग के जरिए देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया गया था और देश के 14 राज्यों में ये गिरोह सक्रिय तौर पर अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देते हुए लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ब्रेन वॉश तो है, क्योंकि जो मेरा बेटा पूरी फैमिली से इतना प्यार करता था कि पूरी तरह उसके हिंदू धर्म के खिलाफ सब कुछ भरा हुआ है। वो हिंदू धर्म को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। धर्मांतरण मामले में उमर और जहांगीर की हुई गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने तमाम राज इनसे निकलवाए हैं, जिसमें इस बात का पता चला है कि इनके तार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत कुल 14 राज्यों से इनके तार जुड़े हुए हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन में है। अपराध के इस खेल पर काबू पाने के लिए योगी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है।
यूपी सरकार ने धर्मांतरण के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है और जल्द ही टीम बनाकर पूरे देश में यूपी पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर का ताजा मास्टर प्लान क्या है? कल कश्मीर को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है? कश्मीर से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला दिल्ली में शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बड़े दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम की बैठक से पहले कल गुपकार गठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी दल पीएम के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। खबरों की माने तो पीएम के साथ बैठक में फारूक अब्दुल्ला नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती नेता पीडीपी, गुलाम नबी आजाद नेता कांग्रेस, सज्जाद लोन नेता पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, रविंद्र रैना नेता बीजेपी। सरकार की तरफ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दी गई है कि धारा 370 हट चुकी है और अब उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान जैसे विषयों पर चर्चा होगी कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर मकसद है जम्मू कश्मीर का विकास। बैठक में 14 दलों के नेता बुलाए गए हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर पर होगी चर्चा, सियासी गतिरोध पर बात संभव, पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर चर्चा के आसार भी जताए जा रहे हैं, लेकिन पीएम की बैठक से pहले गुपकार का पाक प्यार फिर से सामने आ गया, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उनको भी सोचना चाहिए और जिस तरह के कोई अड़ियलपन के मुद्दे इस प्रकार के वहां नहीं आने चाहिए, जिसके कारण से कि जो पॉसिबल नहीं है। अब धारा 370 हटाने की बात करेंगे जो कभी हो ही नहीं सकता। बैठक से पहले महबूबा की सुई फिर पाकिस्तान पर अटक गई है, जो फिर से पाक से हाथ मिलाने की बात कर रही है। हैरान की बात यह है कि ये नेता दिल्ली के बुलावे पर नाक भौं सिकोड़ते हैं और इस्लामाबाद की ओर टकटकी लगाए देखते हैं। इसलिए इस बैठक से पहले इन नेताओं से बहुत उम्मीद भी नहीं लगाई जा रही है। वैसे भी दबी आवाज में गुपकार पहले ही कह चुका है कि हमसे जो छीना गया है हम उसी पर बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस पाकिस्तानी आतंकी ने सैकड़ों लोगों की जान ली, जिस पाकिस्तानी आतंकी ने मुंबई की सरजमी पर हमला किया, आज उसी के घर के बाहर धमाका हो गया। लाहौर में हुआ यह धमाका आतंकी उस फैक्ट्री से निकला बारूद है जिसे पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है। आतंकियों को पाल पोसकर बड़ा करने वाला पाकिस्तान आज अपने ही खोदे कुएं में गिर रहा है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पूरा इलाका धुएं से भर गया। ये विस्फोट जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सैयद के घर से 100 मीटर दूर हुआ, जिस पर पहले तो पाकिस्तान ने पर्दा डालने का प्रयास किया, लेकिन जब आम लोगों ने इसकी सच्चाई बताई तो मजबूरन पाकिस्तान को ये मानना पड़ा कि यहाँ पर विस्फोट जमात उद दावा के प्रमुख के घर के पास हुआ है। मोटरसाइकिल को नहीं देखा, मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। जौहर टाउन इलाके में यह आतंकी हमला आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के पास हुआ है। ये वही आतंकी है जो पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा कारखाना चलाता है। ये दहशतगर्द मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड है। कश्मीर में जिहाद के नाम पर नफरत की आग लगाने वाला यह आतंकी आज अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान की ISI चाहती है कि वहां के लोग उलझे रहे, इनको उलझा के रखें। अरे खाने को इनके पास रोटी नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए इनको पैसे नहीं, और ये आतंकवाद को जब बढ़ाएंगे तो आतंकवाद एक दिन इनका ही गला पकड़ेगा। पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। भाजपा की कायर फौज इन्हीं आतंकियों के सहारे कश्मीर में अशांति लाने की साजिश करती है, लेकिन अब इन्हीं का घर आतंक की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान और हाफिज जैसे आतंकियों के लिए एक पैगाम है कि आतंकवाद और आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
और पाकिस्तान ने आतंक का जो पाप किया है उसे उसका अंजाम भी भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात देश के सियासी हलचल की। प्रशांत किशोर और शरद पवार में मुलाकातें लगातार जारी हैं, लेकिन मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, यह बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर और एनसीपी चीफ की मुलाकात आज तीसरी बार फिर से हुई। पश्चिम बंगाल में हाल ही में जीत की हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से दूर करने वाले शरद पवार और चुनाव दर चुनाव कमाल दिखाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर, देश की राजनीति की इस तिकड़ी ने दिल्ली का भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ बंगाल में जादू दिखाने के बाद ममता ने कोलकाता से दिल्ली की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं प्रशांत किशोर भी शरद पवार से मुलाकात पर मुलाकात कर रहे हैं। खबरों की माने तो शरद पवार प्रशांत किशोर को अपने साथ लाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की रणनीतिक कामयाबी को देखते हुए शरद पवार चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें। महाराष्ट्र में एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैसे देश और महाराष्ट्र में एनसीपी की साख मजबूत हो, इसमें प्रशांत मदद करें। खबर यह भी है कि शरद पवार की नजर राष्ट्रीय स्तर पर शून्य पड़े विपक्ष की कुर्सी पर भी है। आज मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर और शरद पवार की। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ये बात कहते नजर आते हैं कि जो तीसरा फ्रंट है वो मोदी सरकार को नहीं हरा सकता, लेकिन साथ साथ ऑपोजिशन को यूनाइट करने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। हालांकि प्रशांत किशोर की माने तो मौजूदा समय के हिसाब से बीजेपी का मुकाबला 2024 में कोई भी फ्रंट नहीं कर सकता। हाल ही में हुई राष्ट्रमंच की बैठक के बाद ये बात सामने आई थी कि शरद पवार के घर पर हुई बैठक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि मौजूदा स्थिति में समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ सामने लाने की थी। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुलाकात विशुद्ध रूप से राजनीतिक और चुनावी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बैठक पर चुटकी ली है। गठबंधन बैठक तो समय समय पर होती रहती है, हमने हर चुनाव से पहले देखा है। ये बैठक भी करते हैं, हाथ पकड़ करके खड़े भी होते हैं, मगर सही समय आने पर साथ में लड़ते ही नहीं है। बेशक 2024 के आम चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बैठकों से साफ है कि विपक्ष की बेचैनी अभी से बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी और कांग्रेस को कमजोर पार्टी बताया है। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही यूपी की सियासी फिजा करवट लेने लगी। जोड़ने तोड़ने और सियासी कुनबा बढ़ाने का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव अतीत के अनुभवों को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं, सदे हुए हाथों से साइकिल चला रहे हैं। गठबंधन की राह पर अखिलेश यादव सोच समझकर फैसला लेंगे और कांग्रेस और बीएसपी के साथ तो कतई नहीं जाएंगे। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बात को अखिलेश यादव ने इस बार साफ तौर से नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहा है कि वो इस बार बसपा और कांग्रेस से अपना गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि छोटे दलों से अलायंस पर लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जोर दे रहे हैं और यह माना जा रहा है कि इस बार किसी भी बड़े दल से समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल इसकी वजह भी साफ है। अखिलेश ने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 2 बार साइकिल चला ली है, लेकिन दोनों ही बार साइकिल से वो धड़ाम से गिर पड़े। साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, लेकिन एक बार फिर से बड़ी हार मिली। 2017 और 2019 के गठबंधन के कड़वे घूंट अभी अखिलेश के हलक में अटके हैं। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि न तो वो हाथी को साइकिल थमाएंगे और खुद भी हाथ का साथ नहीं लेंगे। अखिलेश का कहना है कि उनका पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें देने के बाद भी उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी जैसी दलों के बजाय छोटे छोटे दलों को साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। अखिलेश ने दावा किया कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को हराने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि क्या 18,000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी ये बताती है कि मोदी सरकार ने करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार कर एक मिसाल पेश की है। 100% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।